Good morning friends. I welcome you all to my class. Friends, in this video we are going to see previous year questions asked in your UK Triple SC LT grade exams. Okay, so friends, we are all are preparing for Uttarakhand LT vacancies which is going to held in August. So I have brought some questions, some previous year questions, ठीक है, जो पिछले सालों के क्वेश्चन है जो उत्तराखंड ट्रिपल एससी अपने एग्ज़ाम्स में दे रहा है, कैसे उनके एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस के पैटर्न हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, and so our first question is, who envisioned this line? Happiness is an occasional episode in the journal drama of pain. ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है कि हैप्पीनेस जो है ये क्या है, ये एक ओकेजन की तरह एक एपिसोड कहते हैं ना कि कुछ समय के लिए या कुछ एक दिन हो गया या कुछ टाइम पीरियड के लिए ये हैप्पीनेस हमारे पास आती है. और किस में आती है? जर्नल ड्रामा ऑफ पेन. मतलब लाइफ जो है वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम पेनफुल है, और जो ये हैप्पीनेस है वो हमारे लिए हमारे पास एपिसोड्स की तरह आती है. तो ये लाइन किसके द्वारा कही गई है ये आपको बतानी है. ठीक है, 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर. फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रे, कॉलिंस, हार्डी एंड टेनिसन. ओके, सो यस, आई होप आपको इसका आंसर आता होगा. ये राइट आंसर इज सी, हार्डी. सो थॉमस हार्डी इन हिज वर्क द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में इन्होंने ये लिखा है. किसने लिखा है? थॉमस हार्डी ने. ठीक है, उनमें इनकी जो मेन कैरेक्टर एलिजाबेथ जानी, उन्होंने ये लाइन बोली है कि हैप्पीनेस इज़ एन ओकेजनल एपिसोड इन द जर्नल ड्रामा ऑफ पेन. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर. तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर किस प्ले का नाम है, किस प्ले का अदर नेम है. तो यू हैव टू गिव आंसर द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज. ओके, it is written in 1886 by whom? English author थॉमस हार्डी. ओके, इंग्लिश ऑथर जो थे थॉमस हार्डी, उन्होंने ये वर्क लिखी है. ठीक है, सो यस, इट्स अ वेरी फेमस वर्क ऑफ इंग्लिश ऑथर थॉमस हार्डी, द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, जिसमें जो मेन हीरोइन आप कह सकते हैं जो है एलिजाबेथ जानी, उनके द्वारा ये लाइन कही गई है. सो यस, remember this points. Okay, so let's move on to our next question, which is क्वेश्चन सेकेंड. विच राइटर रिसीव द पुलिट्जर प्राइज फॉर 4 times? कौन से ऐसे राइटर हैं जिनको 4 बार पुलिट्जर प्राइज मिला है? W.H. ऑर्डन, T.S. एलियट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, W.B. यीट्स. आई होप आप लोग को इसका आंसर पता होगा. ठीक है, बिकॉज इट्स अ वेरी ईजी क्वेश्चन. आई कैन से काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, काफ़ी टाइम आप इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम्स में देखोगे. तो यस फ्रेंड, अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ये जो है राइट आंसर इसका है बी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ओके, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज द राइटर हु रिसीव पुलिट्जर प्राइज 4 times. 4 बार इनको पुलिट्जर प्राइज मिला है. अब देखिए, रॉबर्ट ली फॉस्ट की बात करें तो वो अमेरिकन पोएट थे. ठीक है, हिज वर्क वॉज इनिशियली पब्लिश इन इंग्लैंड. उनके वर्क पहले कहाँ पब्लिश हुए थे? इंग्लैंड में. यूनाइटेड स्टेट में पब्लिश होने से पहले उनके वर्क इंग्लैंड में पब्लिश हुआ करते थे. ठीक है, नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कॉलिक्वल स्पीच. ठीक है, ये रियलिस्टिक डिपिक्शन, अगर हम यहाँ पर बात करें व्हाट इज़ रियलिस्टिक डिपिक्शन, तो इट इज़ टू रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट इट्स ट्रू नेचर. ठीक है, जब हम उसके जो भी एक हम कह सकते हैं कि कोई थिंग है या किसी भी चीज़ की, अगर हम उसको उसके ट्रू नेचर को रिकॉग्नाइज करें और उसके साथ प्रैक्टिकली डील करें, वो जैसा है उसको एक्सेप्ट करें विदाउट मेकिंग सम चेंजेस इन दैट, इज़ नोन एज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ लाइफ. ओके, सो उन्होंने यही किया था कि अब जो रूरल लाइफ है उनको रियलिस्टिकली डिपिक्ट किया था. ओके, सो एंड उनका काफ़ी अच्छा कमांड था किस पे? अमेरिकन कॉलिक्वल स्पीच. अब कॉलिक्वल क्या होता है?
देखिए कॉलिक्वल मीन्स द नेटिव लैंग्वेज, जो कहते हैं हमारी बोलचाल की भाषा जो होती है, हमारी रोज़ लाइफ की जो बोलचाल की भाषा है उसको हम बोलते हैं कॉलिक्वल स्पीच, ठीक है। एंड देखिए फॉर्स फ्रिक्वेंटली रोट अबाउट सेटिंग्स फ्रॉम रूरल लाइफ, और रूरल लाइफ के सेटिंग्स पे लिखा करते थे, ठीक है, इन न्यू इंग्लैंड in early 20th century. So here also you can see the poster poems by Robert Frost, Boysville and north of Boston. ओके एंड अब हम बात करें, देखिए कि इनको ये पुलिट्जर प्राइज़ 4 टाइम्स मिला है, बट कब कब मिला है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो यस दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर कि 4 टाइम्स ही गॉट प्राइज, बट व्हाट आर द ईयर्स, इन विच ईयर्स ही गॉट दैट प्राइज। तो 4 ईयर्स देखिए यहाँ मैं आपको बताती हूँ, 1924, ठीक है, 1924, आफ्टर दैट इज़ 1931, ये थोड़ा बड़ा हो गया है, डोंट माइंड इट्स ओके, 1931, ओके 1931 हो गया। आफ्टर दैट इज़, प्लीज़ मैनेज इट, ओके, आफ्टर दैट इज़ 1937, 1937 में उनको ये 3rd प्राइज़ मिला था, और ये किसके मिला था, अ फर्दर रेंज के लिए, ठीक है। सो एंड नेक्स्ट इज लास्ट, ही गॉट प्राइज इन 1943, ओके। सो 1943 में भी उनको ये प्राइज़ मिला है। तो देखिए यस, ये 4 ईयर्स मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, ये 3 है फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये 4 ईयर मैंने आप लोगों के लिख दिए हैं। फर्स्ट वन इज़ 1924, सेकेंड वन इज़ 1931, ठीक है, एंड थर्ड वन इज़ 1937, ओके, एंड फोर्थ वन इज़ 1943. So yes, these are the 4 years. After that if you will see कि अब ये 4 years के अलावा उनको किसके मतलब ये वर्क क्या था उनके, 1924 में उनको मिला था न्यू हेमिस्फीयर पोएम विद नोट्स एंड ग्रेस नोट्स वर्क के लिए, 1931 में मिला था कलेक्टेड पोएम्स के लिए, एंड 1937 में मिला था फर्दर रेंज के लिए, और 1943 में मिला था किसके लिए, अ विटनेस ट्री के लिए, ठीक है। तो यस ये 3 है, 1943, ओके, अ विटनेस ट्री के लिए मिला था। सो यस दिस was our question. We will move on to our next question, which is question 3rd. विलियम वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड वॉज कम्प्लीटेड है। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो प्रील्यूड है वो कब पूरा हुआ था, 4 ऑप्शंस दिए हैं हमें, ठीक है। पहला है 1880, सेकेंड इज़ 1825 AD, थर्ड इज़ 1822 AD एंड फोर्थ इज़ 1805 AD। अब 1805 AD फ्रेंड्स का राइट आंसर है। इट्स अ वेरी ईजी मैं कह सकती हूँ क्वेश्चंस, मगर ये ईजी है, मगर ये रिपीट होते हैं, और इनमें से जो पॉइंट्स हैं वो आपके एग्जामिनर और भी पॉइंट्स बना के इनमें से क्वेश्चंस बना सकता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ की बात करें तो ओड ऑफ ड्यूटी इज़ देयर, माई हार्ट लीव्स अप, एलिजिक स्टेंजास, resolution and independence, okay, a slumber did my spirit see, Lucy Gray, she dwelt among the untrodden ways, strange fits of passion have I known, Michael, London 1808। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स है विलियम वर्ड्सवर्थ के। और इसके अलावा जो है विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ अ फेमस रोमांटिक पोएट, ठीक है, एंड अलॉन्ग विद कॉलेज ही रोट व्हाट, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, ओके, लिरिकल बैलेड्स उन्होंने 1800 में लिखा था, ठीक है। सो ये आंसर डी वॉज आवर राइट आंसर, 1805। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंग्लैंड द प्यूरिटन क्लोज द थिएटर्स इन, कौन से ईयर में इंग्लैंड में प्यूरिटन्स ने थिएटर को क्लोज किया था। देखिए इसका आंसर 1640 AD, 1659 AD, 1668 AD एंड 1642 AD। अब देखिए इसमें क्या होता है, 1642 में सिविल वॉर, ग्रह वॉर जिसे हम बोलते हैं, वो ब्रोक हो गया था किसके बीच, इंग्लैंड में जो सपोर्टर्स है किंग चार्ल्स फर्स्ट के, और जो पार्लियामेंट्रीज जो थे जो किसके द्वारा लीड किए जा रहे थे, ओलिवर क्रॉमवेल के द्वारा, ठीक है। तो इनके
दोनों सपोर्टर्स के बीच में वॉर छिड़ गई थी, और उससे क्या हुआ था, इन लोगों ने क्या किया, थिएटर्स वर क्लोज डाउन टू प्रिवेंट पब्लिक डिसऑर्डर। ठीक है, पब्लिक की को अफरा तफरी को बंद करने के लिए, वो रोकने के लिए इन लोगों ने थिएटर्स को बंद कर दिए थे, और ये बंद रहे थे 18 ईयर्स के लिए, 18 साल तक ये बंद रहे। और इससे क्या हुआ, देखिए हार्डशिप मतलब सफरिंग्स आई लोगों के लाइफ में ये फ्रेंड, अगर आप देखते हैं कि वॉर होता है, वॉर तो डिस्ट्रक्शन ही लेके आता है, लोगों को सफरिंग्स तकलीफ ही लेके आता है लाइफ में। तो वही हुआ, जो थिएटर परफॉर्मर्स थे, मैनेजर्स थे, राइटर्स थे, इन सब की लाइफ हार्ड हो गई। ठीक है, इनकी लाइफ में हार्डनेस आ गई, मतलब तकलीफ़ें थी इन सालों में, इन 18 ईयर्स, बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग वर्क, दे वर नॉट हैविंग मनी टू सर्वाइव। ओके, अपनी डेली चोर्स को मेंटेन करने के लिए, अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए इनको काम नहीं मिल रहा था, दे वर नॉट हैविंग मनी, दे वर अनेबल टू अर्न। ये थिएटर्स बंद होने से इनकी लाइफ में ये सारे इफ़ेक्ट पड़ रहे थे। So yes, the right answer is D, 1642 AD. Okay, so we will move on to our next question, which is the Tale of Melon City is composed by. देखिए द टेल ऑफ मेलन सिटी जो ये पोएम है, ठीक है, बेसिकली इट्स अ पोएम। एंड ये जो आप फ्रेंड देखेंगे कि आपके क्लास 11 की NCERT बुक है, उसमें आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, उसमें ये सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। सो येस, इट्स अ वेरी फेमस पोएम रिटन बाय हूम, ए विक्रम सेठ। ठीक है, इंडियन इंग्लिश राइटर थे ये विक्रम सेठ। ठीक है, उसके अलावा देखिए अमिताभ घोष भी इंडियन इंग्लिश राइटर्स में काउंट होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँ इंडियन इंग्लिश राइटर्स की फ्रेंड, तो इंडियन इंग्लिश राइटर्स से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी मीन्स 5-6 क्वेश्चन मैंने देखा है उत्तराखंड LT की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। उत्तराखंड LT के अलावा फ्रेंड्स और भी एग्ज़ाम्स, जैसे अगर आप कहें कि DSSB, EMRS एग्ज़ाम जिन्होंने दिए, KVS आप प्रिपेयर कर रहे हो, NVS आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें आपको इंडियन ऑथर्स जो हैं, इंडियन इंग्लिश ऑथर्स है, उसमें से आपको क्वेश्चंस नज़र आएंगे। ठीक है, तो वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इनको अपने माइंड में कंसिडर कीजिए, और इनमें से क्वेश्चंस डायरेक्टली आस्क किए जाते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिए और इनको प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, सो द राइट आंसर इज़ ए विक्रम सेठ। ओके, अब देखिए विक्रम सेठ की और भी वर्क्स हैं, पोएम्स बेसिकली मैं लेके आई हूँ, वर्क्स तो और भी हैं। ठीक है, बट जो पोएम की लिस्ट है वो मैं लेके आई हूँ। देखिए द एमेबल एडमिनिस्ट्रेटर्स गार्डन 1985 में जो लिखा गया था। उसके बाद है mappings he wrote in 1986. Okay, after that all you who slept tonight 1990, beastly tales 1991, three Chinese poets 1992, summer requiem was there, a book of poems 2012, the frog and the nightingale। देखिए ये फ्रेंड जिस तरह द टेल ऑफ मेलन सिटी फेमस है, उसी तरह ये जो वर्क है इनका द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, ये भी काफ़ी फेमस पोएम है इनकी, और ये भी किसी NCERT में भी इन क्लास 10th 11th 12th किसी एक की बुक में आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, सो यू कैन रीड फ्रॉम देयर। सो द फ्रॉग एंड द nightingale. So yes, the right answer is Vikram Seth. The Tale of Melon City was composed by Vikram Seth. Here you all can see the poster also, some work of Vikram Seth, जैसे कि A Suitable Boy। इसके बाद उन्होंने इसका एक और वर्क लिखा था, सुटेबल गर्ल, द गोल्डन गेट, ये सारे वर्क हैं इनके। ठीक है, सो कीप दिस इन योर माइंड। ओके, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन 6, हु रोट थिंग्स फॉल अपार्ट, हिज फर्स्ट नॉवल। ये उनका फर्स्ट नॉवल था, थिंग्स फॉल अपार्ट। ठीक है, तो ये जो लिखा था आपको बताना है, 4 ऑप्शंस हैं इसमें, चिनुआ आबे, वोल सोइनका, एलेक्सी गुमा, कोफी अवनोर। देखिए ये जो थिंग्स फॉल पार्ट है, ये डेब्यू नोवेल है किसका, नाइजेरियन ऑथर चिनुआ आबे का। ठीक है, जो फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1958 में। सो यस, इन 1958 इट वॉज पब्लिश बाय हुम, नाइजेरियन ऑथर चिनुआ आबे। ठीक है, और इट डिपिक्ट्स द इवेंट्स ऑफ प्री कॉलोनियल लाइफ इन इग्बोलैंड। अब देखिए जो इग्बोलैंड है ये, ठीक है, एक लैंड हमें इसमें आपको सुनने को मिलता है। इग्बो लैंड क्या है, ये जो मॉडर्न डे साउथ ईस्टर्न नाइजीरिया वाला एरिया है। ठीक है, जो मॉडर्न डे साउथ ईस्टर्न नाइजीरिया वाला एरिया है उसको हम बोलते हैं इग्बो लैंड। ठीक है, वहाँ पर प्री कॉलोनियल मतलब कॉलोनीज बनने से पहले, जब क्रिश्चियन मिशनरीज आने से पहले वहाँ पर लाइफ कैसी थी, व्हाट वाज द कल्चर ऑफ दैट एरिया हैज़ बीन रिटन इन दिस
प्ले। ओके, फिर उसके बाद जब यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए तो कैसे लोगों ने उनके क्रिश्चियन कल्चर को अपना लिया और अपने जो लोकल उनके जो कल्चर थे उनको वो भूल गए। दैट्स ऑल इज रिटन, that is contained in this work. It is seen as an archetypal model African novel in English. अब देखिए आपको ये बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, इट्स योर होमवर्क, आप होमवर्क ले लीजिए इसे कि आर्चिटाइपल टाइप ऑफ नॉवल क्या होते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में रिसर्च करिए कि ये क्या होता है और कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा। ठीक है, एंड वन ऑफ द फर्स्ट सच नॉवल टू रिसीव ग्लोबल क्रिटिसिज्म अक्लेम। ठीक है, तो देखिए जो चिनुआ अभी थे ये नाइजीरिया से बिलोंग करते थे। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया स्टोरी क्या है, अफ्रीकन, हाउ अफ्रीकन फॉरगेट देयर कल्चर। ठीक है, बाय इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज एंड स्टार्टेड फॉलोइंग देयर कल्चर। ठीक है, और इसमें आप ये भी देखेंगे कि कैसे स्टोरी में जब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं तो उससे जो बच्चों की पर्सनैलिटी में है क्या चेंजेस आते हैं वो भी आप इसमें देखेंगे। स्टोरी ऑफ रिलेशनशिप, ईगो, जेलसी, इमोशन यू कैन सी इन दिस work of Chinua Abe. So here is the poster, Chinua Abe, things fall apart. ठीक है, now we will move on to our next question. The poem written by Coleridge is called a dream poem. I hope आपको इसका आंसर आता होगा। एक ठीक है, ड्रीम पोएम कौन सा है जो कॉलरिज का है, सैमुअल टेलर कॉलरिज है, उनके ड्रीम पोएम किसको बोला जाता है। देखिए इनके ड्रीम पोएम की बात करें तो ये कुबला खान है इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए इसके अलावा उन्होंने कौन कौन से वर्क लिखे हैं, क्रिस्टाबेल, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, ये सारे वर्क किसके हैं, सैमुअल टेलर कॉलरिज के हैं। और मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक पोस्टर भी लेके आई हूँ जिसमें आप देखेंगे द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो उन्होंने लिखा था और बहुत फेमस वर्क है उनका, और उन्होंने इसको इंक्लूड किया था किसमें, जो प्रील्यूड था जो उसमें जिसमें वर्ड्सवर्थ के कुछ अराउंड 20 वर्क थे। ठीक है, और इनके 4 वर्क थे। ठीक है, तो 4 में से एक जो था वो द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर था जो काफ़ी फेमस है। एंड अगर आपने ये कोटेशन सुनी हो कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। ठीक है, वो भी किसमें है, उनके इस वर्क में आपको ये फ्रेज़ मिल जाएगा कि वाटर वाटर इज़ एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। और उन्होंने ये लाइन क्यों कही है, क्योंकि जब वो ओशियन में है, ठीक है, तो सी में जब वो हैं, ठीक है, सी में जब वो हैं तो वो क्या है, सारी तरफ पानी है, बट वो पानी क्या है, पीने लायक नहीं है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा है। तो उसको वो बता रहे कि पानी तो चारों तरफ है बट हम क्या कर सकते हैं, उसे पी नहीं सकते, पानी ही पानी सब तरफ है, बट दैट्स नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। सो वाटर इज़ एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। सो यस, इसके लिए उन्होंने ये बोला है। उसके अलावा देखिए अगर इनकी मेन थीम की बात करें जो उन्होंने कुबला खान बनाया है, तो वो एक डोम बनाने की बात कर रहे हैं इसमें कि एक डोम बनाना है। कुबला खान ने ऑर्डर दिया है कि मेरे को एक डोम बनवाना है जो कैसा होना चाहिए, वो अपनी क्रिएटिविटी को इसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं कि यस मेरा डोम ऐसा होना चाहिए, वहाँ से ये रिवर निकले, वहाँ पर ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ हो मेरे लिए। ठीक है, ऐसा ड्रीम लैंड लगे, तो वो ये सारी चीज़ें उन्होंने इसमें इंक्लूड की है। ठीक है, सो यस, सो यू कैन सी दिस। सो जैसा मैंने बोला था, थीम ऑफ द कॉलरिज पोएम कुबला खान इज़ द नेचर ऑफ क्रिएटिविटी जो है इसका थीम है। कॉलरिज वॉज एगर टू एग्जामिन हाउ क्रिएटिविटी एंड imagination led artist life like himself to bring work of art into world। मतलब कैसे आर्टिस्ट की जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, इमेजिनेशन है, वो क्या कर सकती है, वर्क ऑफ आर्ट को दुनिया के सामने लेके आ सकती है। सो यस, दिस वाज द थीम ऑफ हिज वर्क कुबला खान। ठीक है, सो यस, दिस यू हैव टू रिमेंबर। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज our 8th question. Which poem of Robert Browning describes the futile love of famous Italian painter for his wife Lucrezia? ठीक है, कौन सा ऐसा वर्क है जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है
जो डिस्क्राइब करता है उनका लव किसके लिए, अपनी वाइफ लुक्रीजिया के, ठीक है। इटालियन पेंटर है, उनकी लाइफ, उनकी जो लव है उनकी वाइफ लुक्रेजिया के लिए, वो शो करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले देखिए 4 ऑप्शंस हैं इसमें। द लास्ट राइट टुगेदर, ओके, आफ्टर दैट इज एंड्रिया डेल साटो, रेबी बिन एजरा, फ्रोफियस लवर। तो ये सारे वर्क हैं जो उन्होंने लिखे हैं। इसमें से फ्रेंड जो राइट आंसर है वो है एंड्रिया डेल साटो, ठीक है। तो एंड्रिया डेल साटो, ये पोएम किसने लिखी है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है। जो कि देखिए इसमें से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि फॉल्टलेस पेंटर जो नाम है वो किस वर्क का है जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है। तो यू विल हैव टू गिव आंसर दैट इट इज़ ऑफ एंड्रिया डेल साटो, ठीक है, जो किसने लिखी है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने 1885 में, ओके। सो इसमें देखिए पोट्री कलेक्शन मैन एंड वुमेन इस ड्रामेटिक मोनोलॉग इसमें ऑफ पोइट्री फॉर विच ही इज़ फेमस। देखिए जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो अपनी ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए फेमस है, ठीक है। एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, देखिए ये बेसिकली एक स्टोरी आप बताते हैं, नरेटिव आप नरेट करते हैं स्टोरी, ठीक है, जिसमें क्या आप एक साइलेंट ऑडियंस होती है, ठीक है। एंड आप इसमें देखेंगे कि जो धीरे धीरे जो कैरेक्टर्स हैं वो रिवील किए जाते हैं किसके द्वारा, जो स्पीकर है उसके द्वारा, ठीक है, जो स्पीच दे रहा है उसके द्वारा। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के 3 फीचर्स है। अगर हम इसके अलावा बात करें रॉबर्ट ब्राउनिंग की, तो वो इंग्लिश पोएट थे, ठीक है, प्ले राइट्स थे, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए फादर जाने जाते हैं, ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग के, ठीक है। He was noted for irony, characterization, dark humor, social commentary, historical settings, and challenging vocabulary and syntax. Okay, इसके इनके notable works देखिए friend, The Pied Piper of Hamelin, Men and Women, The Ring and the Book, ठीक है, ड्रामेटीज, पर्सोनिया, ये सारे इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। ड्रामेटिक लिरिक्स, ड्रामेटिक रोमांस एंड लिरिक्स, माय लास्ट डचेस जो इनका बहुत फेमस वर्क है, ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ठीक है। तो इसके जो लास्ट डचेस है इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, तो डैट यू हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन, ओके। So yes, this was the about the writer रॉबर्ट ब्राउनिंग। अब जैसे मैंने ड्रामेटिक मोनोलॉग आपको बताया, ये टाइप ऑफ पोइट्री रिटर्न होता है स्पीच के कैरेक्टर में। एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है जो कि स्पीच दे रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, द सिंगल पर्सन हु इज़, वो क्या करता है, अटर करता है कुछ, जो सिंगल पर्सन है वो कुछ आप कहते हैं ना बड़बड़ाना, अपना ही स्पीच, वो साइलेंस जो ऑडियंस है उसको अपना कहते कहिए कि गुस्सा निकाल, अपना भड़ास निकाल रहा होता है, ठीक है। और इसमें साइलेंट ऑडियंस होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे वो अपने जो क्या कहेंगे अपने कैरेक्टर्स है उसको, उनके बारे में अपने साइलेंट ऑडियंस को बताते हैं। सो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है कि कुछ फीचर्स हैं, बाकी आप लोग स्टडी करिएगा कि और ड्रामेटिक मोनोलॉग कौन से है। इसमें से एक मैं बताऊं ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा जो बहुत फेमस वर्क है उनका, द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड ट्रूफो, वो भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ठीक है। और मैंने बताया रॉबर्ट ब्राउनिंग का द लास्ट डचेस, वो तो है ही है, ठीक है। इसके अलावा और भी जो ये रॉबर्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी प्लेस ऑफ शेक्सपियर डज फॉलस्टॉप अपीयर। फॉलस्टॉप जो है वो कितने वो जो शेक्सपियर के वर्क हैं उनमें आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, शेक्सपियर से क्वेश्चंस पहले भी बनते थे, ठीक है, अभी भी बनते हैं, बट यह है कि अब देखेंगे शेक्सपियर हमेशा आपके सिलेबस में उसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, बट अब क्या है जो पैटर्न में क्या है कि आप देखेंगे कि जो शेक्सपियर के वर्क है उसमें से आप उसे कैरेक्टर्स जो कम हाईलाइटेड कैरेक्टर्स है उनमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब जैसे ये है कि फॉल स्टॉप है कितने प्लेस में है शेक्सपियर के, इसी तरह आपसे पूछा शेक्सपियर के जो फूल्स हैं,
जो उनके प्लेस में डिफरेंट फूल्स हैं, जैसे टच स्टोन हो गया, और जो फूल्स हैं उनके वर्क में, मच अडू अबाउट नथिंग, 12th नाइट, इन सारे में जो उनके ये हैं फूल्स, उन पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। शेक्सपियर की जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो सारी इंपॉर्टेंट्स हैं, फीमेल कैरेक्टर्स के ऊपर कौन सी स्पीच किसके द्वारा बोली गई है, ये सारे क्वेश्चंस शेक्सपियर अपने शेक्सपियर से रिलेटेड एग्जामिनर्स पूछता है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू स्टडी शेक्सपियर। पहले जो प्रीवियस क्वेश्चंस आते थे वो तो ठीक है, वो आप लोग पढ़ेंगे, वो आपको मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को वो रटे होंगे। ठीक है, आप लोगों ने काफ़ी रिवाइज़ किया होगा उनको, तो आप लोग अवेयर होंगे उनसे। बट जो ये नए टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अब एग्ज़ाम्स में, कि फूल्स के ऊपर, या जो 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 कम हाईलाइटेड कैरेक्टर्स हैं या फ्रेजेस हैं या पॉइंट्स हैं, उनमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें आपको अपने ध्यान में रखनी है और प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो देखिए जो 3 आंसर 6 सी जो ऑप्शन है जिसमें 3 है वो राइट आंसर है। 3 प्लेज ऑफ शेक्सपियर में हम देखेंगे कि क्या है, फॉल्स्टॉफ का कैरेक्टर है। ठीक है, अब देखिए फॉल्स्टॉप जो है वो क्या है, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो शेक्सपियर की 3 प्लेज में आपको मिलेगा। पहला तो है 2 हेनरी 4th प्लेज में है, जो 2 प्लेज है हेनरी 4th शेक्सपियर के उसमें, और 1 हेनरी 5th में। ठीक है, सो ये 3 प्ले हैं शेक्सपियर के जिसमें आपको फॉल्स्टॉप का कैरेक्टर मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा हम शेक्सपियर की बात करें तो मैं आपको रिवाइज़ करवाऊँ। ही वॉज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल 1564, डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616। ही वॉज इंग्लिश प्ले राइट, पोएट, एक्टर। ठीक है, रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, और उनको नेशनल पोएट एंड बार्ड ऑफ अवन भी बोलते हैं हम, एवन भी बोलते हैं, बार्ड ऑफ एवन। ठीक है, इंग्लैंड का। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कितने 39 प्लेज लिखे हैं, 154 सोनेट्स लिखे हैं, 3 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स लिखे हैं। ठीक है, और कुछ अदर वर्स भी लिखे हैं। ठीक है, सो यस, दीज आर द इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। उनके जो फेमस वर्क है वो तो इतने जो सारे हैं वो तो आपको पढ़ने हैं, उनके कैरेक्टर्स को पढ़ने हैं। ठीक है, उनके 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ है, रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट नहीं, ये हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, ये 4 ट्रेजेडीज़ हैं उनकी। कुछ ट्रेजिक कॉमेडीज़ है लाइक द विंटर टेल्स एंड द टेम्पेस्ट। ठीक है, सो ये सारे वर्क्स हैं जो आपको उनके रिमेंबर करने हैं। ठीक है, अब देखिए शेक्सपियर लिखते थे, उनकी स्टाइल क्या थी, वो लव, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारी उनके थीम्स हुआ करते थे। लव, ठीक है, मोर्टैलिटी, ठीक है, ब्यूटी, ये सारे उनके थीम्स थे। तो ये आंसर सी इज़ द राइट आंसर। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ often considered the national poet of Chile, वो नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1971। कौन है वो जिनको नेशनल पोएट कहा जाता है चिली का? ठीक है, चिली का नेशनल पोएट बोला जाता है, और जिन्होंने 1971 में क्या मिला था उनको, उनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है लिटरेचर में। तो ये फ्रेंड्स पेब्लो नेरूडा इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, सो यस, ए इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स 4 ऑप्शंस आर गिवन, इज़ाबेल एलेंडे, गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूज, जॉर्ज लुइस बोर्गस। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस भी आपको, इन सब के बारे में भी आप पढ़िए, रिसर्च करिए। ठीक है, अपने नोट्स बनाइए। इससे क्या होगा कि आप जो क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो तो ठीक ही है, बट उसके अलावा आप इनके बारे में यहाँ से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके क्वेश्चंस एग्जामिनर इन सारे पॉइंट्स में से जब बनाएगा तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो देखिए इन 1971 नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला था उनको, जो कि वो पॉलिटिशियन भी थे, पोएट भी थे। ठीक है, एंड 1904 से लेके 1973 उनका लाइफ स्पैन है। ठीक है, एन एलिमेंट बिगिंस, अलाइव, अ कॉन्टिनेंट्स, डेस्टिनी एंड ड्रीम्स। अब इनके अलावा देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि वो चिली से थे, पोएट थे, डिप्लोमेट थे, पॉलिटिशियन थे।
ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें उनकी हैं जो आपको कंसिडर करनी है, ठीक है। आफ्टर दैट देखिए, अगर हम उनकी काफ़ी वर्क की बात करें, लिस्ट ऑफ वर्क्स, वो भी इम्पोर्टेंस है, बट उनकी अर्ली लाइफ जो थी वो क्या काफ़ी भी इंटरेस्टिंग थी। आपको कभी पढ़ेगा, अगर मैं आपको इसमें बताऊंगी तो काफ़ी लॉन्ग चला जाएगा, सो दैट ऑल्सो यू हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन, ओके। सो येस, remember that also. So yes, the right answer is Pablo Neruda was a national poet who received Nobel Prize in 1970. But now move on to our next question, which is 11th. Which of the following newspaper magazine was edited by whom? खुशवंत सिंह, ठीक है। द खुशवंत सिंह फ्रेंड इंडियन ऑथर राइटर है, इंग्लिश राइटर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली। द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, ये कुछ न्यूज़ पेपर हैं जो ये खुशवंत सिंह ने एडिट किए थे। उसको आपको बताना है कौन सा न्यूज़पेपर नहीं है जो उन्होंने एडिट नहीं किया था। देखिए, इसमें द इलस्ट्रेटेड वीकली था जो वो एडिट करते थे। द नेशनल हेराल्ड भी था। द इंडियन एक्सप्रेस फ्रेंड्स जो वो न्यूज़पेपर था जिसको उन्होंने एडिट नहीं किया था। डी हिंदुस्तान टाइम्स भी वो एडिट कर रहे थे, ठीक है। सो येस, सी इज़ द राइट आंसर। ही वॉज बॉर्न एज खुशहाल सिंह 2 फरवरी को 1915 में। 20 मार्च 2014 में ही डाइड, ठीक है। इंडियन राइटर, ऑथर थे, लॉयर थे, डिप्लोमेट थे। ही वॉज इनिशियली अ जर्नलिस्ट, ठीक है। पॉलिटिशियन भी रहे वो बाद में। अब इन्होंने 1947 के पार्टीशन को एग्जामिन मतलब एक्सपीरियंस किया था, तो उसके बेसिस पे उन्होंने एक वर्क लिखा था जिसका नाम था ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान उन्होंने लिखा था 1956 में, ओके। सो यस, ट्रेन टू पाकिस्तान इज़ हिज वेरी इन्फ्लुएंशियल वर्क, बहुत फेमस वर्क है उनका, ठीक है। इसके अलावा उनके हिस्ट्री वर्क्स जो है, देखिए, हिस्ट्री ऑफ सेक्स, दिल्ली, अनोवर, द कंपनी ऑफ वुमेन, ठीक है, अ कंपनी ऑफ वुमेन, ठीक है। उसके अलावा देखिए ट्रुथ, लव एंड लिटिल मेलाइस, ये देखिए ऑटोबायोग्राफी है। ये किसकी ऑटोग्राफी? ये ऑटोबायोग्राफी है खुशवंत सिंह की। विथ मेलेस टूवर्ड्स वन एंड ऑल, ठीक है। वायर सपोर्टेड इमरजेंसी, एसेज एंड प्रोफाइल्स, खुशवंत नामा, ठीक है। उन्होंने लिखा था लेसन ऑफ माई लाइफ, पंजाबीज एंड पंजाबियत, रिफ्लेक्शन ऑन लैंड एंड इट्स पीपल, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडीज़, ऑल्सो वेरी फेमस वर्क ऑफ हिम, जो कि आप एनसीईआरटी क्लासेस की एनसीईआरटी बुक में प्रिस्क्राइब देखेंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने मे बी आप लोग इसको पढ़े हों, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में। सो यस, दिस आर द इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ होम, खुशवंत सिंह, ठीक है। तो द राइट आंसर इज सी, द इंडियन एक्सप्रेस उन्होंने क्या एडिट नहीं की थी, ठीक है। सो येस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 12. What message does Keats ode on a Grecian urn convey? अब देखिए, जो कीट्स है उनके ग्रेशियन अर्न वर्क है, उसमें आपको क्या मैसेज देखने को मिलता है, ये पूछा गया आपसे। अ वर्क ऑफ आर्ट immortalizes youth and beauty. An urn is a relic and must be preserved. And after that is a work of art. A work of art is a source of poetic inspiration, ठीक है। The Greeks were great patterns of art, ठीक है। सो ये सारे इनके इस आपको इसमें से बताना है कि क्या ये इस वर्क का थीम था, ठीक है। अब देखिए, जॉन कीट्स क्या है फ्रेंड, इंग्लिश पोएट थे जो कि सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स है, ठीक है। अलॉन्ग विथ किसके साथ, लॉर्ड बायरन और शेली के साथ ये किस में आते थे, रोमांटिक सेकेंड जनरेशन के जो रोमांटिक पोएट थे उसमें, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूँ, आपको ये फाइंड करना है कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट हैं वो कौन कौन से थे, ठीक है। उनके नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। उसके अलावा सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट में कौन कौन इंक्लूड थे, जैसे दो तो आपको यहाँ पता चल गया, लॉर्ड बायरन एंड आफ्टर दैट इज़ पर्सी बाइसी शेली, ठीक है। ये दो थे, वो तो
सेकेंड जनरेशन में थे। उसके अलावा एक और कौन था ये आपको फाइंड करना है। आपको आता है तो डेफिनेटली आप इसमें आंसर दीजिए, ठीक है। सो यस, नाउ his form had been in publication for less than 4 years when he died of tuberculosis at the age of 25। देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि जब वो मात्र 25 साल के थे, ठीक है, जब ही वॉज ओनली 25 ईयर ओल्ड, ही डाइड ऑफ व्हाट, ट्यूबरक्लोसिस। उनको टीबी हो गया था और वो डाइड, ही डाइड, ओके। सो यस, ज़्यादा लंबा लाइफ स्पैन नहीं रहा उनका, बीमारी की वजह से उनको अपनी लाइफ गंवानी पड़ी थी, ठीक है। सो देखिए फ्रेंड, ये जो और पोएट थे, ये लोग इतने कम समय तक रहे, इन्होंने इतना ग्रेट वर्क किया हुआ है, ठीक है। सो कि ये 25 साल की उम्र में भी मर के अभी तक ज़िंदा है, ठीक है। सो इनके इम्पोर्टेंट वर्क की बात करें तो ओड टू नाइटिंगेल, स्लीप एंड पोइट्री, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैम्पमैन्स होमर, ये सारे इनके इम्पोर्टेंट वर्क है। अब देखिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट मैसेज डज कीट्स ओड ऑन अ ग्रीजन ऑन कन्वे, ठीक है। तो इसमें आप मैसेज क्या देखेंगे, आप इसमें देखेंगे कि द अ वर्क ऑफ आर्ट, जो आर्ट है वो इमोरलेटाइजेस यूथ एंड ब्यूटी, ठीक है। जो आर्ट है वो यूथ और ब्यूटी को हमेशा अमर रखता है, हमेशा ज़िंदा रखता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यूथ जो है, आपको पता है यूथ जो है वो एक टाइम के बाद क्या होती है, मैं कह सकती हूँ ख़त्म हो जाती है, ढल जाती है। बट ब्यूटी भी कुछ लिमिटेड समय के लिए होती है, ऐसा नहीं कि आप हमेशा ब्यूटीफुल रहेंगे, ठीक है। बट जो आर्ट है, ठीक है, ये जो आर्ट है वो जो ब्यूटी है या यूथ है उसको हमेशा ज़िंदा रखती है। तो यही इस जो पोएम है द ओड ऑन अ ग्रीजियन ऑन हमें बताती है कि यस, जो दिस आर्ट है दैट हेल्प अस इन कीपिंग द यूथ एंड ब्यूटी इमोरटाइज, ठीक है। तो इमोरटाइज मतलब कभी उसको मरने नहीं देती है, हमेशा उसको जीवित रखती है, हमेशा उसको अमर रखती है। तो ये हमें इसमें देखने को मिलेगा। अब देखिए उसका एक एग्जांपल देखिए, आप मूवीज़ देखते हैं, ये सुनो, आप मूवीज़ देखते हैं, उसमें आप देखते हैं कि कितने पुराने पुराने एक्टर्स की आप मूवी देख रहे हो। अब मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, एक शोले की एग्ज़ाम्पल लेती हूँ मैं, जो बहुत फेमस मूवी है, ठीक है। एक नॉर्मल एग्ज़ाम्पल मैं लूँ उसमें, तो आप देखेंगे उसके जो एक्टर्स हैं, कितने एक्टर्स तो हैं भी नहीं अब इस दुनिया में, ठीक है। तो दे आर नॉट इन दिस वर्ल्ड। बट अभी भी देखिए आप शोले देखेंगे तो क्या आपको वो उतने ही जवान, उतने ही ब्यूटीफुल और इतने ही यंग दिखेंगे, ठीक है। इवन आप देखिए शोले में जो अमिताभ बच्चन थे, अब उनकी एज कितनी हो गई है, काफ़ी ओल्ड हो गए हैं वो, ठीक है। मगर अगर हम उस मूवी को ओपन करें तो हमें वो कितने, वो जब उस एज में, जिस एज में उनकी ये शूटिंग हुई थी, वो अभी भी उस एज में आपको नज़र आएंगे। तो क्या है, ये जो आर्ट है, ये जो फिल्म मेकिंग की आर्ट है उसने उनकी ब्यूटी को क्या किया, ज़िंदा रखा है अभी तक, ठीक है। तो यस, आर्ट जो होता है वो किसी की ब्यूटी को हमेशा क्या करता है, प्रिजर्व करके रखता है, ठीक है। सो यस, ए इज़ द राइट आंसर। Here, A is the right answer. A work of art immortalizes youth and beauty. अब मैंने आपको बताया है जो ये जॉन कीट्स हैं, ठीक है, ये रोमांटिक पोएट, सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट इनमें ये इंक्लूड थे, ठीक है। अब इसके अलावा अगर इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स भी मैंने आपको बताए, ठीक है, ओड टू नाइटिंगेल, राइट, एंड स्लीप एंड पोइट्री, फर्स्ट लुकिंग इन चैपमैन्स होमर, ठीक है। तो ये सारे इनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं दैट यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। यहाँ देखिए फ्रेंड, मैंने आपको इनकी एक पिक्चर दी हुई है, ठीक है। यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल ही वॉज, ठीक है। इनके और भी वर्क है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पढ़ने लायक है, बहुत फेमस है। आपसे आप एग्ज़ाम में नहीं तो उनसे अगर उनको नॉर्मल भी आप पढ़ते हो तो आप काफ़ी उसमें सीखोगे। इनकी जो आइडियाज़ थे ब्यूटी को लेके, उसके बारे में आप यहाँ पर जानोगे, ठीक है। सो यस,
it was he was John Keats. Okay, so let's move on to our next question, which is question number 13. Okay, so let's move on to next question, which is question 13, which is saying which of the following poems was not written by Robert Frost. ठीक है, कौन सा पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा नहीं लिखा गया? देखिए, फर्स्ट इज मेंडिंग वॉल. ठीक है, मेंडिंग वॉल जो वर्क है, नथिंग गोल्ड कैन स्टे, द रोड नॉट टेकन, द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन. ये सारे वर्क्स हैं जिसमें से आपको बताने हैं किस इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नहीं लिखा था. ठीक है, सो येस, 4 ऑप्शंस आर गिवन. ठीक है, अगर आपको इसका आंसर आता है फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में दीजिए. ठीक है, मेंडिंग वॉल, नथिंग गोल्ड, इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर है वो डी है, द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन. ठीक है, द राइट आंसर इज द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन. सो येस, लाइक मेनी ऑफ द पोएम्स इन नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, Mending Wall narrates a story drawn from ruler living long. The narrator and New England farmers contact his neighbor in the spring to rebuild the stone wall between their two farms. As the men work, the narrator questions the purpose of wall. Where it is, we do not need one. He noticed twice in the poem that something there is that doesn't love a wall, but his never replies. Twice with approval. Good finances make good neighbors. I know. Basically, इस poem में आप पढ़ोगे, जब मैं बात कर रही हूँ मेंडिंग वॉल की, उसके बारे में मैंने ये लिखा है, आपको बताया है. तो आप इसमें पढ़ोगे कि जो मेंडिंग मतलब जो फाइनेंस है, जैसे आप कहते हैं ना कि दीवार हम लगाते हैं अपने घर के आगे, बाउंड्री लगाते हैं ताकि हमारे जो एरिया है वो स्पेसिफाई रहे, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हमें ना लेबर के द्वारा फेस करनी पड़े. तो ये उसके बारे में ही यहाँ पर बात होती है कि क्या ज़रूरत है वॉल लगाने की, पर्पस ऑफ वॉल, वेयर वी डू नॉट नीड द वन. ठीक है, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पर ये इसकी स्टोरी का मेन क्रक्स है, जो आप डिटेल में पढ़िएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, सो येस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ द राइट आंसर. सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वर्क में से ये जो द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन है, ये राइट आंसर है. ठीक है, सो येस, नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 14, which is our question 14. तो क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्री. ठीक है, जो मर्सी की क्वालिटी है स्ट्रेन नहीं है. ये किसने बोली थी, ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है, ये आपको बतानी है. ठीक है, सो येस, दिस इट इज़ द लाइन सेड बाय पोर्शिया इन विच वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर, इन द वर्क नोन एज द मर्चेंट ऑफ वेनिस. ठीक है, जो शेक्सपियर का वर्क है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है, पोर्शिया के. जो पोर्शिया है जो किसकी लवर है, वो लवर है एंटोनियो की. एंटोनियो इसमें प्रोटोगनिस्ट हैं. ठीक है, प्रोटोगनिस्ट ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस के हैं. अब क्या है, जो एंटोनियो है इसने अपने फ्रेंड बसीनियो के लिए, बसीनियो को पैसे चाहिए थे, उसके लिए उधार मांगे हैं किससे, जूइश मनी लेंडर शाइलॉक से. ठीक है, क्योंकि बसीनियो को पैसे चाहिए थे, उसने एंटोनियो से कहा कि मुझे कुछ पैसों की नीड है, तो एंटोनियो ने शाइलॉक से लेके उसको दिया. ठीक है, तो अब क्या है कि जो बसीनो है उसने पैसे खर्च कर दिए हैं, वो नहीं लौटा पाया है एंटोनियो को. तो अब जो शाइलॉक है वो तो एंटोनियो से पैसे मांगेगा ना, क्योंकि उसने उसको दिलाया था. तो बस यही इस स्टोरी का अब क्या है कि जो शाइलॉक है उसको कोर्ट में लेके गया है, उसके ऊपर उसने केस किया है. ठीक है, तो बस उसको डिफेंड करने के लिए ये जो पोर्शिया उसकी लवर है वो लॉयर बन के आई है. पोर्शिया डिस्गाइज्ड एज अ लॉयर, वो लॉयर का रूप लेके आई है और बेग्स शाइलॉक टू शो मर्सी. ठीक है, उस पर दया दिखाने के लिए कह रही है कि क्या, द स्पीच एक्सटोल द पावर ऑफ मर्सी. अब इसमें मर्सी की जो ताकत है उसके बारे में किसने, पोर्शिया ने बोला है. उसने बोला है कि व्हाट कि एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ. वो कहती हैं कि जो ये मर्सी है वो भगवान की क्या क्वालिटी है, जो भगवान है वो उनकी क्वालिटी है मर्सी दिखाना. सो आप भी क्या करें, मर्सी दिखाइए इनके
ऊपर, ठीक है। तो ये इस बेसिकली उसके लिए इन्होंने ये लाइन बोली है, टू सेव एंटोनियो फ्रॉम दैट केस, ठीक है, जो केस उनके ऊपर हुआ है, ठीक है। सो यस, द स्पीच इज़ गिवन बाय पोर्शिया, आंसर ए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया शायलॉक है, उससे वो क्या है, मनी लैंड, जूइश मनी लैंडर है, ठीक है। सो यस, उनसे ये पैसे जो वो नहीं दे पाए हैं एंटोनियो, उसके लिए ये कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है उसकी बात करें तो हम देखेंगे कि जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है किसका, शेक्सपियर का, ठीक है। इसमें आप देखिए कि एक एंटोनियो है, इसमें हम मेन मैसेज क्या देखते हैं कि जो लव है और सेल्फ इंटरेस्ट है वो ऑड्स ईच अदर, मतलब द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन शायलॉक द जू एंड द क्रिश्चियन इज़ द प्ले इज़ हाउ मच कंपैशन दे हैव, मतलब क्या लव के लिए आप कितनी क्या कैसे आप कर कितने हद तक आप जा सकते हो, दैट इज़ शोन इन दिस स्टोरी, ठीक है। So yes, you remember the characters also from this story that also can be asked from you in the upcoming exams, okay. So उसका ध्यान रखिए, आपके कैरेक्टर्स क्या हैं इसमें, okay. So yes, मर्चेंट ऑफ वेनिस इज़ दी राइट आंसर। अब अगर मैंने आप लोग को बताया कि शेक्सपियर के वो एक्टर जॉन, वो एलिजाबेथन एज से और प्लस जकोबियन एज से बिलोंग करते थे, ठीक है। और उनके जॉनर की बात करें तो वो प्ले लिखते थे, कॉमेडीज़, हिस्ट्रीज, ट्रेजेडी, पोइट्री, सोनेट्स, नरेटिव पोएम, इवन उन्होंने एपिटाफ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यस, दीज आर दी वर्क ऑफ शेक्सपियर। So yes, the right answer is A, Portia. Now we will move on to our next question, which is who are the principal members of the group called Lake Poets? Lake Poets में कौन कौन include थे आपको ये बताना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जो लेक पोएट है वो इंग्लैंड की लेक डिस्ट्रिक्ट में जो पोएट्स, 3 पोएट्स थे उनको हम कहते हैं कि लेक पोएट, ठीक है। और वो लेक पोएट कौन से थे, ग्रुप ऑफ इंग्लिश पोएट्स थे, इंग्लिश पोएट्स थे ये, ठीक है, जो रहते कहाँ थे, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। और इनका कोई स्कूल, सिंगल स्कूल तो था नहीं, थॉट ऑफ लिटरेरी एंड प्रैक्टिस, दे वर नो नेम्ड ओनली, वो इनका नाम सिर्फ इसलिए पड़ा था क्योंकि एडनबर्ग जो रिव्यू था उन्होंने इनको ये नाम दिया था, बिकॉज दे वर राइटिंग एट द सेम एज और वो एक ही डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, तो इसीलिए उनको लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट बुलाया गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए पिक आपको लिरिकल बैलेड्स जो विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज ने मिल के लिखा है, ठीक है। और उसके अलावा ये रॉबर्ट साउदी हैं जो लेक पोएट में इंक्लूड है, तो ये तीनों जो थे वो लेक पोएट्स थे, ठीक है। सो यू कैन सी द पिक्चर है। सो यस, डी इज़ द राइट आंसर, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, ठीक है, एंड रॉबर्ट साउदी, ठीक है। सो यस, रिमेंबर दिस, these are 3 are the poet which were included in which this लेक पोएट्स, ओके। अब देखिए ये जो रॉबर्ट साउदे हैं, इनके अगर इम्पोर्टेंट वर्क की बात करें, ठीक है, तो ये इंग्लिश, मैंने आपको बताया इंग्लिश पोएट थे, लेक पोएट्स में इंक्लूड करते थे, ठीक है। और ये पोएट लॉरिएट रहे थे 1813 तक, ठीक है, अपनी डेथ तक ये पोएट लॉरिएट रहे थे, ठीक है। रोमांटिक स्कूल से बिलोंग करते थे, मैंने आपको बताया 1813 तक ये पोएट लॉरिएट रहे, ठीक है। इसके अलावा ये काफ़ी रेडिकल, ठीक है, व्यूज़ के थे, ठीक है। इसके अलावा उनको जाना जाता है स्पेशली फॉर हिज पोएम आफ्टर बेलेहम एंड द ओरिजिनल वर्जन्स ऑफ गोल्डी लॉक्स एंड द 3 बियर्स, ये उनके इम्पोर्टेंट वर्क है, उनके लिए इनको जाने जाते हैं, ठीक है। पोएट थे, हिस्टोरियन थे, बायोग्राफर थे, एसिस्ट थे, ठीक है। सो ये
these are all the important points which you have to remember about this रॉबर्ट साउदे. ठीक है. सो वर्ड्सवर्थ की अगर मैं बात करूँ तो इम्पॉर्टेंट वर्क तो हम कहते हैं, मैंने आप लोग को बताया डेफोडिल्स हो गए. ठीक है. और क्या कहेंगे, द रेनबो हो गया. ठीक है. लूसी ग्रे. ठीक है. आफ्टर दैट हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स आर अदर, जो उन्होंने कॉलेरिज के साथ मिल के लिखे थे. ठीक है. जो हम कहेंगे क्या है कि जैसे कि आप उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो वो क्या है, वी आर सेवन, द टेबल्स टर्न, lines composed a few miles above Tinton Abbey, preface to lyrical ballet, strange fits of passion have I known, a slumber did my spirit see, Lucy Gray, Michael. ठीक है. resolution and independence, I wandered lonely as a cloud, my heart leaps up, ode to duty, solitary reaper. बहुत सारे वर्क हैं इनके जो आपको याद करना. अब देखिए इसमें से एक इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है, the world is too much with us. This also you have to take into consideration. So yes, these are the important works of William Wordsworth. So friend, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था. दिस वॉज आवर लास्ट क्वेश्चन. सो येस, 15 क्वेश्चंस वी हैव सीन इन दिस वीडियो. 15 के अलावा फ्रेंड अब मैं कहूँ कि अगर ये 30 क्वेश्चंस इसमें से बन गए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसमें से आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी समझाए हैं. और अगर उन पॉइंट्स को अपने ध्यान से सुना है या नोट डाउन किया है तो इसमें से डेफिनेटली आपको 30-35 क्वेश्चंस यू कैन फ्रेम. और जो कि इसमें से कोई भी पॉइंट, जो मेरे ये जो पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ, इसमें से कोई भी एक पॉइंट उठा के एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है. सो येस, दीज आर ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम. सो आई विल से टू यू टू वॉच दिस वीडियो. ठीक है. अच्छे से तैयारी करिए, वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए और इम्पॉर्टेंट बेसिकली पेपर को एनालाइज करने की कोशिश करिए. मैं ये कहूँगी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी को सिलेक्शन दिलाने में. ठीक है. आप जो है हार्ड वर्क तो करिए, हार्ड वर्क इज़ डेफिनेटली अप्रिशिएटेड. उसके अलावा आप स्मार्ट वर्क भी करिए. अब देखिए स्मार्ट वर्क आप कैसे कर सकते हैं कि आप एनालाइज करिए. बेसिकली अगर मैं आप इसमें बताऊं, मैंने ये एग्ज़ाम्स के पेपर में देखा है कि जो NCERT बुक्स प्रिस्क्राइब्स हैं स्कूलों में क्लास 10th 11th 12th, ठीक है, इसके अलावा इसके नीचे के क्लासेस से भी पूछ लिया जाता है. तो इनके जो NCERT के वर्क हैं उनकी आपकी स्टोरी, आपकी थीम, आपके कैरेक्टर्स आपको पता होना चाहिए. ठीक है. जैसे एक क्वेश्चन मैं बोलूँ तो द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये क्लास 11th में एक वर्क है जो विलियम सेरोन ने लिखा है. और ये इस वर्क से आप एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ था LT में कि इट इज़ द स्टोरी ऑफ होम. तो इसका राइट आंसर था टू अर्मेनियन पुअर बॉय. तो इस तरह करके ऐसे क्वेश्चंस क्लास 11th के, 12th के, 10th की बुक से भी, ग्रेजुएशन लेवल के अलावा जो बुक्स में NCERT की बुक्स प्रिस्क्राइब है ये सिलेबस में, उसमें से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं उत्तराखंड LT वैकेंसीज के एग्ज़ाम में. ठीक है. तो ये सारे पॉइंट्स आपको एनालाइज करने हैं. बेसिकली आपको ये माइंड में रखना है कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनर बना रहा है. ठीक है. क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है. ठीक है. सेम क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, सेम क्वेश्चंस तो किसी में क्वेश्चंस सेम मैं कहूँगी वही होते हैं, बट क्या होते हैं किसी में कुछ ट्विस्ट डाल के कुछ अलग वे में उनसे पूछ लिया जाता है. तो हम क्या पेपर में क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं और आता हुआ क्वेश्चन भी हम गलत करके आते हैं. तो दीज आर ऑल दी पॉइंट्स वी हैव टू टेक इन टू कंसिड्रेशन. बाकी आई विल अप्रिशिएट कि आप वीडियो में कमेंट करिए जो भी आपसे पूछा गया है कि इसके बारे में आप सर्च करिए, रिसर्च करिए. ठीक है. और आंसर दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए. तो आई विल अप्रिशिएट यू दैट. ओके. सो यस, उन सबको सर्च करिए और लिखिए. उससे क्या होगा देखिए कि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसमें वो फिट हो जाएगा. ठीक है. सबकॉन्शियस माइंड में वो आपके रहेगा तो और वो आपको काफ़ी बेनिफिट देगा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. सो येट्स टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, कीप रिवाइजिंग, कीप वर्किंग हार्ड. ठीक है. बिकॉज हार्ड वर्क पे. ठीक है. सो थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टिल देन थैंक यू. बाय बाय. ओके. बाय.